हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्सकैनी। आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि है 194J। अब इसमें टीडीएस किसके लिए काटा जाता है, तो 194J जो है इसमें टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विसेज एंड और भी बहुत सारी सर्विसेज है, इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने का जो सेक्शन है वो है 194J। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल एंड केस स्टडी को भी इंक्लूड किया है। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एवरीडे हम लोग हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वैसे आर्टिकल्स अपलोड करते हैं। तो ये भी आप देखोगे तो हमारी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में हमने इस आर्टिकल को पब्लिश कर दिया है। तो अगर आपको डिटेल्ड में रीड करना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है, तो आप इसे डिटेल में भी रीड कर सकते हो, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आज हम इसका एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, डिटेल्ड में ही हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, सेक्शन 194J जो है वो हमें किसके रिगार्डिंग बात करता है, तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। ये दो इम्पॉर्टेंट इसमें सर्विसेज आती है जिसके ऊपर जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि अगर आप इसे रीड करोगे तो टाइप्स ऑफ पेमेंट दैट बिजनेस एंटिटी मेक इट टूवर्ड्स प्रोफेशनल फीस और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। एग्जाम्पल है जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, एडवर्टाइजर्स, ऐसे। टेक्निकल सर्विस इंक्लूड द रेंडरिंग ऑफ मैनेजरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। जहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज के रिलेटेड कंसल्टेंसी होती है, वैसे सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हर एक टीडीएस के सेक्शन में 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड उस एलिमेंट्स को अगर आप समझ जाते हो अच्छी तरह से तो हर एक टीडीएस का सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। बीइंग अकाउंटेंट, अगर आप कहीं पे अकाउंटेंट की जॉब करो तो ये सारे जो लॉजिक्स एंड पॉइंट्स है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सेक्शन 194J में भी, जो कि हमें बताता है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर टीडीएस के बारे में, इसमें भी हमें वही 5 पॉइंट्स को देखना है। जैसे कि फर्स्ट है डिडक्टर। अब इसमें डिडक्टर कौन हो सकते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन हमें यही बताती है, एनी पर्सन। अब एनी पर्सन में आपको मैंने बताया था कि कौन कौन आते हैं, जैसे कि एनी पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, HOF, AOP, BOI, फर्म हो गई, कंपनी हो गई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटीज होती है, कोई लोकल अथॉरिटी, तो एवरी पर्सन इसमें आ जाते हैं। अब इसमें एक कंडीशन गवर्नमेंट ने क्या बताई है कि इंडिविजुअल एंड HOF के केस में, AOP एंड BOI के केस में, अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो टर्नओवर 1 करोड़, एंड अगर कोई सर्विस या प्रोफेशन कर रहे हैं तो 50 lakhs। ठीक है, ये जो टर्नओवर की लिमिट है, अगर ये एक्सीड होती है देन ओनली उन्हें 194J जो है वो एप्लीकेबल होता है। अगर टर्नओवर इसके नीचे है देन वो लोग लायबल नहीं है 194J में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो डिडक्टर में एनी पर्सन में हर कोई आ जाता है, बट यही अगर कोई पार्टनरशिप फर्म होगी या LLP होगी या कोई कंपनी होगी तो उन्हें डे 1 से 194J हो गया या और भी जो सेक्शन है उसकी लाइबिलिटी जो है वो एलिजिबल वो हो जाते हैं। उसमें उन्हें कोई भी टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये जो क्राइटेरिया ये ओनली फॉर इंडिविजुअल, HOF, AOP एंड BOI के लिए है। फर्म के लिए कोई क्राइटेरिया टर्नओवर का नहीं है। उन्हें ये मैंडेटरी है सेक्शन को के अंडर टीडीएस डिडक्ट करना, अगर वो किसी भी प्रोफेशनल को या टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो हमने देखा कि हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। ओके, अब इसमें कौन से पेमेंट्स को कवर किया जाता है, विच पेमेंट्स कवर्ड। ठीक है, अब इसमें कौन से पेमेंट्स कवर किए जाते हैं, कौन सी सर्विसेज को कवर किया जाता है, तो प्रोफेशनल फीस अगर कोई पे कर रहा है, टेक्निकल सर्विसेज, रेमुनरेशन और फीस और कमीशन पे टू डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग सैलरी। एग्जाम्पल, सिटिंग फीस टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग्स। मान के चलिए कि कोई कंपनी, जैसे कि मैं हमारा ही एग्जाम्पल देती हूँ, टैक्सकैनी। ओके, ये क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, मीन्स इसके लिए 194J में टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। अब इसके एक डायरेक्टर जैसे कि मैं ही हूँ, चेतना। ठीक है, अब इसको अगर टैक्स यानी एवरी मंथली अगर 1.5 लाख का रेमुनरेशन पे कर रही है
तो इस 1.5 लाख पे मंथली 10% का तो TDS डिडक्ट होगा, ठीक है। तो इस पे इन्हें पेमेंट करने के टाइम पे 1.5 लाख में से 15,000 माइनस करके 1,35,000 ही पेमेंट करना है, तो इसमें ये एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे ही रॉयल्टी का अगर कोई पेमेंट कर रहा है, पेमेंट्स इन नेचर ऑफ नॉन कम्पीट फीस। अब नॉन कम्पीट फीस को आप अच्छे से समझिए, जैसे कि मान के चलिए कि आप नियर एक एरिया में एक बहुत बड़ा होटल है, ठीक है। अब होटल में आप सभी को पता होगा कि पर्सन क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ का टेस्ट अच्छा है। अब वो टेस्ट क्यों अच्छा आता है, क्योंकि कोई कुक अच्छा होगा, ओके। अब उस होटल से इस कुक ने क्या किया, रेजिग्नेशन दे दिया, मीन्स रिजाइन कर दिया, ठीक है, कि नहीं अब मुझे नहीं करना है। तो इस होटल वालों ने इस कुक को क्या किया, एक नॉन कम्पीट फीस को पे किया, ओके। इस नॉन कम्पीट फीस को पे किया, बट ये क्यों पे किया, क्योंकि होटल वालों ने इस कुक को बोला कि आप XYZ ईयर तक इस नियर बाय लोकेशन में कोई होटल स्टार्ट नहीं करोगे, या आप कोई होटल में अलग से जॉब नहीं करोगे, इसीलिए उन्हें ये फीस को पे किया। क्योंकि होटल में कुक की टेस्ट अच्छी है, इसीलिए कुक जो डिश बनाते हैं उसकी टेस्ट अच्छी है, इसीलिए लोग जाते हैं। अगर वो कुक उस एरिया में अगर कोई दूसरा होटल स्टार्ट करता है अपना खुद का, लोगों को पता चलता है, तो इस होटल का जो बिजनेस है वो कम हो जाएगा, वो ना हो, इसीलिए इस होटल ने जो कुक को पे किया उसे नॉन कम्पीट फीस कहा जाता है। एक हो गया केस की ये कि वो नियर बाय जोग्राफिकल जो भी लोकेशन है वहाँ पे होटल स्टार्ट नहीं कर सकते, और उसका कुछ XYZ ईयर हो सकता है, वो डिपेंड्स हर एक के क्या उसमें टर्म्स होते हैं। सेकेंड एक हो जाता है कि जैसे कि मान के चलिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, उसमें एक बहुत ही बड़े लेवल का एक बहुत ही सीनियर पर्सन अगर जॉब छोड़ के जा रहा है, तो उस पर्सन को भी पे किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस कंपनी के जो टेक्निकल सीक्रेट्स हो गए, या फिर कोई इस प्रोसेस के रिलेटेड सीक्रेट्स हो गए, या उसका नो हाउ होगा, ट्रेडमार्क होगा, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट हो गए, उसके बारे में बाहर वो किसी से डिस्क्लोज ना करे, इसीलिए भी नॉन कम्पीट फीस को पे किया जाता है। तो अगर वैसा कोई पेमेंट हो रहा है तो उसमें भी 194J एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ना एग्जैक्टली प्रोफेशनल फीस में कौन सी सर्विसेज आती है, टेक्निकल में कौन सी आती है, इसमें कौन से सर्विसेज को कवर किया है। जैसे कि प्रोफेशनल फीस में कौन कौन इंक्लूड किए जाते हैं, लीगल सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी, डेकोरेशन सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग, नोटिफाइड प्रोफेशन विच आर रिलेटेड, स्पोर्ट्स पर्सन, अंपायर्स, कोचेस, ट्रेनर्स एक्सेट्रा। एंड एक CBDT का नोटिफिकेशन है, उसमें उन्होंने इस सब जो सर्विसेज है इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। अब ये जो सारी सर्विसेज है ना, ये बिजनेस पर्पस होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सनल पर्पस है तो इसमें 194J एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली अगर बिजनेस पर्पस है देन ओनली 194J अप्लाई होता है। अगर कोई पर्सनल पर्पस होगा तो हमने देखा था ऑलरेडी 194M अप्लाई होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, वहाँ पे जनरली लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर पर्सनल पर्पज है, अगर किसी ने खुद के फ्लैट का अगर कोई आर्किटेक्चरल सर्विसेज लिए, या इंजीनियरिंग सर्विस लिए, या इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली है, देन 194M आएगा, J अप्लाई नहीं होगा। ये बात का भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हम है टेक्निकल सर्विसेज भी, कि टेक्निकल सर्विसेज में किसे इंक्लूड किया जाता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज इन टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज और एडवाइजरी सर्विसेज। इस सुप्रीम कोर्ट का बीच में एक जजमेंट आया था, उसमें भी उन्होंने बताया है कि अगर कोई ह्यूमन ही अगर प्रोवाइड कर रहा है देन ओनली उसमें हमें टेक्निकल सर्विसेज को कंसिडर करना है। अगर उसमें कोई मशीन्स या रोबोट्स या और भी किसी चीज़ का यूज़ हो रहा है तो वो 194J में नहीं आएंगे, वो एज अ 194C में हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि मैनेजरियल, टेक्निकल और एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज होगी देन ओनली। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, माइनिंग की काम कर रहा है, बिकॉज ये सर्विसेज ऐसी है ना कि इसमें पर्सन की कंसल्टेंसी भी होती है प्लस लेबर वर्क भी होता है, इसीलिए इसे 194J में कंसीडर नहीं किया है, इसे हमने कंसीडर किया है 194C में। अब थ्रेशोल्ड लिमिट, अब ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर प्रोफेशनल फीस पे कर रहा है तो उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 है। प्रोफेशनल हो गई, टेक्निकल सर्विसेज हो गई, सब केस में जनरली 30,000 ही है। बस एक जो डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे किया जाता है उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, उसमें नील है। नील क्यों है, तो अगर मान के चलिए किसी कंपनी में टैक्स गैनी, हम हमारा एग्जांपल लेते हैं, टैक्स गैनी में
चेतना को रेम्यूनरेशन पे किया 1 लाख का, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने रॉयल्टी भी पे की 20,000 की। फिर उन्होंने एक प्रोफेशनल फीस पे की 25,000 की। अब अगर टोटल हम देखेंगे तो ये 30,000 से ज़्यादा है। तो आप सोचोगे कि सब पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ईच केस के लिए हमें देखा जाता है। जैसे रेम्यूनरेशन की कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे हमें पूरा डिडक्ट करना होगा, टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। रॉयल्टी 20,000 नहीं, बट उसकी लिमिट जो है वो 30,000 है, तो यहाँ पे हमें जीरो टीडीएस, नो टीडीएस की जरूरत नहीं, यहाँ पे टीडीएस होगा। प्रोफेशनल फीस 25-30 से कम है, तो यहाँ भी हमें टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट हुए हैं वो अलग अलग रीजन की वजह से हुए। तो थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर देखना है तो वो हमें इस तरह से ही देखना होता है। हमने यहाँ पे केस स्टडी समझाई है, अगर आपको रीड करना है तो आप लोग रीड कर सकते हो। फिर हमने ये देख लिया कि HUF एंड इंडिविजुअल के केस में क्या टर्नओवर की लिमिट है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। अब यहाँ पे आपको रेट दिख जाएंगे टेक्निकल सर्विसेज कॉल सेंटर्स के लिए एंड रॉयल्टी ऑफ फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन इन सिनेमा फिल्म्स के केस में ओनली 2% हमें यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। बाकी सारे केसेस में जैसे अदर रॉयल्टी है, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज अगर है, जो हमने ऊपर सर्विसेज देखी, उस सब केस में 10% है। एंड कंपनी जो डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन एंड ऑल है उसमें भी 10 है। एंड अगर किसी के पास में पैन नहीं है, किसी का पैन इनऑपरेटिव है, तो हमें 20% डिडक्ट करना होता है। ये हर एक केस में एप्लीकेबल होता है। वैसे ही 94J में भी है कि अगर पैन किसी का इनऑपरेटिव है तो हमें 20% करना है, हायर रेट से डिडक्ट होगा, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि इसमें क्या एक्सेप्शंस है कि अगर इंडिविजुअल HUF का टर्नओवर कम है तो उन्हें नहीं करना है। अगर ओनली रेसिडेंट को अगर आप पेमेंट करते हो देन ओनली 194J एप्लीकेबल होता है। NRI के लिए नहीं है, NRI के लिए 195 का सेक्शन है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। 194J में ओनली पेमेंट मेड टू रेसिडेंट होगा तो ही एप्लीकेबल होगा। NRI के लिए हमें 194J नहीं है, उसके लिए हमें 195 करना पड़ता है। फिर उसके बाद में अगर कोई HUF या इंडिविजुअल को पेमेंट, अगर कोई इंडिविजुअल या HUF रॉयल्टी या नॉन कम्पीट फीस कर रहा है तो उसमें भी TDS को एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ अदर दैन इंडिविजुअल एंड HUF में ही नॉन कम्पीट पे TDS डिडक्ट होता है एंड थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो ये 4 एक्सेप्शंस इसमें है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। फिर कब डिडक्ट किया जाना चाहिए 194J, तो सिंपल है कि जब आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो तब, या तो फिर आप जिस दिन आपके बुक में एंट्री को पास कर रहे हो, विचएवर इज अर्लियर का इसमें रूल इसमें एप्लीकेबल होगा। मान के चलिए कि आपके पास में एक इनवॉइस आया है परचेज का, मान के चलिए टैक्स गेन, ठीक है। एक इनवॉइस है इनका, किस चीज का, सर्वर परचेज का, ठीक है। सर्वर परचेज इन द सेंस उसकी हमें सर्विस ली है, ठीक है। तो वो बिल की अमाउंट जो है मान के चलिए 40,000 है, प्लस GST कितना होगा 7,200 आई थिंक, हो गई 47,200। तो हमेशा जो TDS डिडक्ट होगा वो बेसिक पे होता है, इस पे हमें 10% का TDS डिडक्ट करना है। मीन्स हमें 47 में से माइनस करेंगे 4,000, तो हमें उन्हें 43,200 का ही पेमेंट करना है। इस बात का भी ध्यान देना, काफ़ी सारे जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस पे TDS डिडक्ट करते हैं, बट नहीं, आपको GST अमाउंट को एक्सक्लूड करके TDS को डिडक्ट करना है। ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। सम स्पेशल केसेस भी है जो कि CBDT ने बताया है कि जहाँ पे 194J एप्लीकेबल होगा। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि नहीं हमारे केस में नहीं है, बट नहीं, उन्होंने स्पेशल एक इसमें और सर्कुलर को पास किया है एंड उसमें सब बताया है कि अगर कोई रूटीन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है,
या फिर रूटीन मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ स्पेस, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना कि हमारे कंप्यूटर्स के एएमसी हो जाते हैं या पेस्ट कंट्रोल की सर्विस हो जाती है, तो उसे हमें 194C में कंसिडर करना है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज होगी या फिर जैसे कि naukri.com एंड ऑल, वहाँ पे 194J को एप्लीकेबल किया जाता है, ये भी बात का ध्यान रखना है। टीडीएस डिडक्शन ऑन जीएसटी अमाउंट नहीं है। फिर बाद में टीडीएस अंडर सेक्शन ओनली अप्लाई टू द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी इफ जीएसटी वैल्यू इज शोन सेपरेटली, अगर सेपरेट है तो हमें करना है। मीडिया हाउस एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी की मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मीडिया हाउस है, जी चैनल है, स्टार है, सोनी है, ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग को पेमेंट करते हैं, तो उसे भी 194J में कंसीडर करना है, 194C में कंसीडर नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मीडिया हाउस होते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है तो हम 194C करेंगे, बट नहीं, आपको J में ही कंसीडर करना है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर अर्जुन है और इधर है विराज, ठीक है। ये कौन है, रिसिपिएंट है, और ये कौन है, सर्विस प्रोवाइडर या फिर सेलर, जो भी। ये बायर है, ये है सेलर, ठीक है। अर्जुन ने विराज से क्या लिया, प्रोफेशनल सर्विस ली, कितने की, 95, ठीक है। अब अगर हम देखें, अब इसमें ना हमने 2-3 केसेस बताए। अगर मिस्टर अर्जुन नॉट लायबल फॉर अंडर 44AB मीन्स मिस्टर जो अर्जुन है ये कौन है, इंडिविजुअल है, ठीक है। अब इंडिविजुअल में हमने देखा, कंडीशन बताइए कि अगर इनका जो टर्नओवर है एंड अगर ये बिजनेस करते हैं तो 1 करोड़ की लिमिट है, एंड अगर ये प्रोफेशनल है तो 50 लाख की है, बट ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या इन्हें टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, तो नहीं। इस केस में, फर्स्ट केस में इनका आएगा आंसर कि नो टीडीएस रिक्वायर्ड, ठीक है। सेकेंड है कि मिस्टर अर्जुन इज लायबल फॉर अंडर 44AB एंड ही हैज टेकन सर्विस फॉर पर्सनल पर्पज। इस वर्ड को देखिए, पर्सनल पर्पज, तो हमने देखा कि अगर कोई पर्सन पर्सनल पर्पज के लिए कोई सर्विस या कोई भी अदर अगर कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस लेता है तो उस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो पर्सनल पर्पज है, पर्सनल पर्पज के लिए सेक्शन है 194M। थर्ड है टैक्स ऑडिट 44AB अप्लाई in 24-25 and he has used professional service for business purpose। अब यहाँ पे देखिए दोनों केसेस है कि उन्होंने कि जो भी 44AB है, मीन्स अगर वो बिजनेस करे, मान के चलिए वो बिजनेस कर रहे हैं एंड उनका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, मीन्स इंडिविजुअल है, फर्स्ट टर्नओवर ज़्यादा है, तो यहाँ पे टीडीएस अप्लाई हो गया। सेकेंड एक कंडीशन है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए है, तो यस वो बिजनेस पर्पस है, तो यहाँ भी टीडीएस अप्लाई हो चुका। अब उन्हें जब उन्होंने अप्रैल में 65 का पेमेंट किया तब यहाँ पे उन्हें 10% टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। अगर मान के चलिए कि उन्होंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, वो भूल गए, अक्टूबर में 30 किया, यहाँ पे टीडीएस वो डिडक्ट कर सकते, या फिर वो डायरेक्टली Q4 में 95 के ऊपर पूरा के पूरा टीडीएस डिडक्ट करेंगे 9500 का। लेकिन उन्होंने अप्रैल का जो टीडीएस है वो मार्च में, मीन्स नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में पे किया, तो इस केस में उन्हें इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी आएगी। इसीलिए बेटर है, क्योंकि इसमें रूल है विच एवर इज अर्लियर, जब आप बुक करते हो या पेमेंट करते हो उस विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट तो अप्रैल 24 में हुआ है एंड अगर वो बुक करेंगे मार्च 25 को तो ऑलमोस्ट 12 मंथ्स का डिले है, तो उस केस में उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, एग्जाम्पल आप रीड कर लेना और अच्छे से समझ में आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर क्या है, अगर कोई डिडक्ट भी नहीं करता है या लेट डिडक्ट करता है, अभी हमने देखा तो फर्स्ट डे डिसअलाउ हो जाएगा, वो ऑडिट में है एंड उन्होंने अगर टीडीएस नहीं पे किया तो उन्हें जो है वो एक्सपेंस को डिसअलाउ करेंगे, प्लस उस पर उन्हें 30% का जो भी है टैक्स भी भरने आएगा। फिर लेवी ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन डेट, लेट पेमेंट पे उन्हें इंटरेस्ट आएगा, पेनल्टी भी उन्हें भरनी पड़ सकती है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना आएगा, 1.5% उन्हें जो पर मंथ का है वो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। कब डिडक्ट करना है, कब पे करना है, तो जो हमारी टीडीएस की ड्यू डेट होती है वही होती है। टीडीएस की ड्यू डेट, जीएसटी की ड्यू डेट के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे कम्युनिटी की लिंक दी है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि हम जब भी कैलेंडर, हम एवरी मंथली ड्यू डेट के कैलेंडर डालते तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये था सेक्शन 194J, जिसमें कि हमने देखा कि किस पे टीडीएस डिडक्ट करना है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या
रेट है एंड क्या नेचर ऑफ पेमेंट है, क्या एक्सक्लूजन है, अगर नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, केस स्टडी भी है। और डिटेल में रीड करने के लिए आप इस ब्लॉग को गो थ्रू कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।